हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताना स्टार्ट किया था और हमारे इस महत्वपूर्ण डेरिवेशन का नाम था लेंस मेकर सूत्र, जिसे हम बोलते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो मैंने आप सभी को बताया था कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को दो स्थितियों से प्राप्त किया जा सकता है। पहली स्थिति मैंने बताई थी कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और इस स्थिति का निगमन मैंने आप सभी को करा दिया है, उसको आप जरूर सबसे पहले देख लीजिए, अन्यथा ये स्थिति आप सभी को समझ में नहीं आने वाली है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिए देता हूँ, उसको आप जरूर देख लीजिए। और यदि आप और अन्य महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस लेंस मेकर सूत्र के अंतर्गत द्वितीय स्थिति से हम लेंस मेकर सूत्र को स्थापित करेंगे। द्वितीय स्थिति आपकी ये है कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने हेडिंग लगा ली है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमारी दूसरी हेडिंग है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो हमने आपके सामने एक पतला लेंस बनाया है और ये पतले लेंस की मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन इस प्रथम पृष्ठ के लिए अभिलंब खींचा गया है। अभी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको लिखना क्या है। आपको लिखना है कि माना एक एल लेंस है जिसके बाईं और दाईं ओर के जो अपवर्तनांक हैं वो क्रमशः n1 और n3। क्या बोलेंगे कि माना एक एल लेंस है, लेंस जो है उसको हमने एल नाम दिया है, जिसके बाईं ओर का अपवर्तनांक n1 और दाईं ओर का अपवर्तनांक n3 है, और इस लेंस का अपवर्तनांक जो है वो आपका n2 है। आई बात समझ में? और जो n2 की वैल्यू है वो अधिक है किससे? n1 से और n3 से ग्रेटर है। क्यों? आप सभी को पता है कि जो n2 है वो लेंस का अपवर्तनांक है और लेंस होता है सघन। तो जो लेंस का अपवर्तनांक है वो इन दोनों माध्यमों के सापेक्ष सघन है, इस वजह से n2 का मान n1 और n3 से क्या है? अधिक है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कि जो लेंस का प्रथम पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या r1 है और लेंस का जो द्वितीय पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या r2 है। जैसे मैंने पहले में आपको बताया था कि मैं मान लेता हूँ कोई लेंस है जिसके प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी r2 है। इस लेंस की मोटाई आप मान सकते हो कि इस लेंस की जो मोटाई है वो आपकी स्मॉल t है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको एक एक बात समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो। लेंस के प्रथम पृष्ठ का जो ध्रुव है वो आपका P1 है, लेंस के द्वितीय पृष्ठ का जो ध्रुव है वो आपका P2 है। ठीक है, P1 क्या है? लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव है और P2 क्या है? लेंस के द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव है। मैं यहाँ पर लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर, कितनी दूरी पर भाई? U दूरी पर एक बिंदु वस्तु मान लेता हूँ, इसको हमने O नाम दे दिया। तो इस बिंदु वस्तु से चलने वाली पहली किरण मैंने आप सभी को बताया था कि वह जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, और आप सभी को पता है कि जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। तो इस बिंदु वस्तु से चलने वाली पहली किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, इसलिए वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। और इस बिंदु वस्तु से चलने वाली जो दूसरी किरण है वो इस लेंस के प्रथम पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। किस बिंदु पर आपतित होती है? बिंदु M पर आपतित होती है। आप देख सकते हो बिंदु M पर आपतित हुई। हमने इस लेंस के प्रथम पृष्ठ के लिए पहले से ये अभिलंब खींच लिया है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रथम पृष्ठ के लिए मैंने ये अभिलंब पहले से खींच रखा है। जैसे इस बिंदु से चलने वाली किरण जो है इस प्रथम पृष्ठ पर आपतित हुई तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा भाई झुक गई, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक गई। आई बात समझ में? आप सभी को पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब था, तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये आपकी अपवर्तित किरण है और जो ये आपकी अपवर्तित किरण है इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। किस तरफ बढ़ाते हैं? पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए ये किरण पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे और उसके बाद इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पर आई डैश पर काटेंगे। कहाँ पर काटेंगी? आई डैश पर काटेंगी इस अपवर्तित किरण को। ठीक है, और
ये वाली जो अपवर्तित किरण सीधी रेखा में निकल गई थी, इनको जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काट रही थी, और आई डैश जो है वो इस वस्तु का क्या है, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब है। और कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। मैंने आपको बताया था कि जब दो किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो किरणें एक दूसरे को स्वयं काटती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है। लेकिन ये दोनों किरणें एक दूसरे को स्वयं नहीं काट रही थी, इनको तो मैंने जब जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाया है तब एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आभासी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका आभासी बन रहा है। तो ये जो आई डैश आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी जो प्रथम पृष्ठ से जो दूरी है वो आपकी कितनी में मान लेता हूँ, वी डैश है। कितनी है आपकी, वी डैश है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम पृष्ठ के लिए, क्या लिखेंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए। ध्यान रखिए यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। प्रकाश यहाँ पर लिख लीजिए किरण, मैं किरण लिखना भूल गया, प्रकाश किरण N1 से N2 में जा रही है, लिखेंगे। तब अपवर्तन के सूत्र से आप सभी को पता है कि यहाँ पर प्रकाश किरण वायु से सघन माध्यम में जा रही है। तो आप सभी को पता है कि अपवर्तन का सूत्र ये है, N2 बटे वी माइनस का N1 बटे यू इक्वल टू N2 माइनस N1 और बटे में R, जहाँ पर N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश किरण N2 में ही जा रही है, तो N2 के स्थान पर N2 रहेगा। और किस माध्यम वाले अपवर्तनांक से जा रही है, N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से N2 में जा रही है, तो N1 के स्थान पर N1 ही रहेगा। बस जो वस्तु की स्थिति वो आपकी U रहेगी और जो प्रतिबिंब की स्थिति वो आपकी V डैश हो जाएगी, यानी V के स्थान पर V डैश हो जाएगा, U के स्थान पर U ही रहेगा क्योंकि जो U ही है वस्तु की दूरी, और जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो प्रथम पृष्ठ के लिए R1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो अपवर्तन के सूत्र से, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका हो जाएगा N2 बटे में जो प्रतिबिंब की दूरी है इस प्रथम पृष्ठ से वो आपकी V डैश है, तो V डैश लिख लेंगे, माइनस का N1 बटे वस्तु की जो दूरी है वो आपकी U है, तो U लिख देंगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा N2 माइनस का N1 और बटे में प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपकी R1 मैंने मानी है, इसको मान लूंगा मैं समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब देखिए ये अभी हमारा आधा अधूरा फिगर बना हुआ है। अब हम द्वितीय पृष्ठ के लिए यहाँ पर बात करेंगे। ये तो बात रही आपके प्रथम पृष्ठ के लिए। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आपका द्वितीय पृष्ठ है। द्वितीय पृष्ठ के लिए जो ये आपका आई डैश प्रतिबिंब है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, जैसे मैंने कल वाले डेरिवेशन में बताया था। तो ये जो आई डैश है इस द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये आप चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्लेस कम है, तो आप लिखोगे कि द्वितीय पृष्ठ के लिए जो आई डैश है वो आभासी वस्तु का कार्य करता है, और जब ये आभासी वस्तु का कार्य करता है तो इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब आपका लेंस के दूसरी तरफ बनता है। लेकिन देखिए कैसे बनता है, ये द्वितीय पृष्ठ है, अगर इसका अभिलंब हम खींच लें ऐसे, ये मैंने आपके सामने ऐसे हल्का हल्का अभिलंब खींच लिया। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ के लिए तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो अभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और आप सभी को पता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये आपका अभिलंब है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है और यहाँ पर आपकी आती है और बिंदु आई पर मिल जाती है। तो जो ये आभासी वस्तु है, ठीक है, आभासी वस्तु का जो कार्य कर रही है इस द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश, इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर आई पर बनता है, और इस आई से इस द्वितीय पृष्ठ की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, v है। कितनी है भाई, v है। अब क्या करेंगे, हम द्वितीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो आभासी वस्तु का कार्य आई डैश करता है, तो आई डैश की द्वितीय पृष्ठ से दूरी देखेंगे तो प्रथम पृष्ठ से दूरी आपकी v डैश है और मोटाई t है, तो हम द्वितीय पृष्ठ से निकालेंगे तो हमारी जो दूरी हो जाएगी उसमें t ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा, t, क्योंकि यहाँ तक आपकी v डैश है और इतनी मोटाई और ऐड कर देंगे तो द्वितीय पृष्ठ तक की ये दूरी आपकी जो हो जाएगी वस्तु की वो v डैश प्लस t हो जाएगी। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए दूरी आपकी वस्तु की कितनी हो जाएगी, v डैश प्लस t, और प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पुनः लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से
अपवर्तन का सूत्र होता है ये N2/V। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो N2 से N3 में जा रही है। सूत्र मेरा ये कहता है कि N2/V माइनस N1/U। N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक था जिसमें प्रकाश किरण जा रही थी, N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक था जिससे प्रकाश किरण जा रही थी। तो प्रकाश किरण तो भाई N2 से N3 में जा रही है ना, तो जा किस में रही है, N3 में जा रही है। तो जाने वाले माध्यम का जो अपवर्तनांक था वो N2 था और यहाँ पर अपवर्तनांक N3 हो गया है। तो जहाँ पर N2 वहाँ पर लिखेंगे N3 और जहाँ पर N1 वहाँ पर रखेंगे N2, क्योंकि N2 से जा रही है। तो N3 बटे में V क्या था, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर कितनी है, V, तो V लिखेंगे माइनस किससे जा रही है, N2 से जा रही है, तो N2 बटे में वस्तु की स्थिति की अगर बात करें तो ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसकी जो है द्वितीय पृष्ठ से दूरी देखिए, ये T है और ये आपकी V डैश, तो V डैश प्लस कितनी हो जाएगी T, V डैश प्लस T इक्वल टू, देखिए यहाँ पर N2 माइनस N1 था, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे N3 माइनस का N2 और बटे में द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की हो जाएगी R2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अभी समीकरण 2 मान सकते हो, या यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लेंस है वो आपका बहुत पतला लेंस है, क्योंकि आप पतले लेंस के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जो है ज्ञात करो। तो लेंस अगर बहुत पतला है तो जो टी मोटाई है वो बहुत छोटी होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे, छोटी दूरियों को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अभी समीकरण 2 न मानो, आप लिख सकते हो चूंकि लेंस बहुत पतला है, लेंस बहुत पतला है और लेंस बहुत पतला है, इसलिए जो V डैश प्लस T की वैल्यू होगी वो लगभग में V डैश के बराबर होगी। ठीक है, T आपकी बहुत छोटी दूरी है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम V डैश प्लस T के स्थान पर V डैश पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा N3 और बटे में V माइनस N2 और बटे में देखिए V डैश प्लस T के स्थान पर हम लिख देंगे V डैश, क्योंकि T आपकी बहुत छोटी दूरी इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, और इक्वल टू N3 माइनस का N2 और बटे में कितना आपका हो जाएगा R2। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। फिर जैसे मैंने पहले वाले डेरिवेशन में किया था, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में आपका है N2 बटे में V डैश, ठीक है, और माइनस N1 बटे में U, LHS जुड़ेगा और प्लस ये हो जाएगा N3 बटे में V और माइनस N2 बटे में V डैश। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए N2 माइनस का N1 अपान में R1, ये जुड़ेगा N3 माइनस N2 और बटे में R2 से। यहाँ पर देखें तो ये N2 ये माइनस का N2 कुल मिला के आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा प्लस का N3 और बटे में V और माइनस का N1 बटे में U इक्वल टू ये आपका हो जाएगा देखिए N2 माइनस का N1 एक ब्रैकेट में अपान R1, इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा N2 माइनस का N3, क्योंकि N3 आपका प्लस का था वो माइनस का हो गया, N2 आपका माइनस का था वो प्लस का हो गया, माइनस कॉमन लेने पर अपान में R2। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको जो सूत्र प्राप्त हुआ है ये पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, जबकि दोनों ओर के जो माध्यम है लेंस के वो आपके भिन्न भिन्न है। तो ये लेंस मेकर सूत्र है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न है। अब इतनी बात तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर मैं ये कह दूं, ठीक, ये तो आपका हो गया सूत्र यहाँ पर, अब इसके आगे देखिए क्या सॉल्व करेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि लेंस के जो दोनों ओर के माध्यम है वो आपके समान है, यहीं से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि लेंस के माध्यम दोनों ओर के समान है, क्या है भाई, समान है। समान होने का मतलब ये है कि जो N3 की वैल्यू है वो N1 के बराबर हो जाएगी, इसको यहाँ पर आप कर रहे हैं, जो N3 की वैल्यू है वो N1 के बराबर हो जाएगी। तब यहाँ से हम देखें N3 के स्थान पर अगर N1 पुट कर दें तो ये आपका हो जाएगा N1 बटे में, यहाँ पर N3 था, N1 बटे में V माइनस N1 बटे में U इक्वल टू ये आपका हो जाएगा। देखिए N2 को तो हम चेंज नहीं करें तो N2 को N2 ही रहने देंगे और N1 को N1 रहने देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम N3 के स्थान पर N1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका रहेगा N2 माइनस का N1 और बटे में R1 माइनस N2 माइनस ये आपका N1 हो जाएगा, क्योंकि N3 जो है वो N1 के बराबर हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा N2 माइनस का N1 और बटे में R2। इतनी बात समझ में आ गई। हम यहाँ से देखिए N1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/V माइनस का 1/U इक्वल टू इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं N2 माइनस का N1, तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2।
आगे सॉल्व करेंगे तो जो n1 है वो n2 के बट्टे में आ जाएगा और n1 के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n2 बटे में n1 और माइनस का n1 बटे में n1, ठीक है, और 1/r1 माइनस 1/r2। इसको थोड़ा आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो इधर थोड़ा रफ करेंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू ये आपका हो गया n2 बटे में n1 और ये n1 से n1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका माइनस का 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर लिखेंगे कि माना लेंस के कांच का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अगर मैं मान लूं कि लेंस के कांच का माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है n है, तब जो n2 बटे n1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। तो इस n2 बटे n1 के स्थान पर हम n पुट कर सकते हैं, तो ये आपका जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब यहाँ पर वही पुरानी स्थिति जो मैंने आपको पहले वाले फार्मूले में बताया कि यदि वस्तु हमारी अनंत पर स्थित हो तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो आपकी फोकस पर होती है, यानी v जो होगा f के बराबर हो जाएगा। तो 1/f माइनस 1/इन्फिनेटिव इक्वल टू n माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। 1/इन्फिनेटिव की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो ये जो हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप देख सकते हो कि फोकस दूरी के पदों में आपका ये सूत्र आ गया। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा निगमन अच्छी तरीके से समझा दिया। एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सारे लोगों को सारे स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत कम समय में मैंने आप लोगों को इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन आता है तो आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।